अगर आप कैंटोनमेंट की सिक्योरिटी में 1000 बंदे लगा देंगे तो ऑपरेशन कौन करेगा सर? देश की रक्षा कौन करेगा? सब लोग कैंटोनमेंट की रक्षा में लग जाएंगे। इसमें जो सिंपल सी चीज है सर कि जहां से प्रॉब्लम ओरिजिनेट हो रही है, आपको वहां पे प्रॉब्लम सेट करनी पड़ेगी। प्रॉब्लम कश्मीर में ओरिजिनेट नहीं करती। हम लोग कश्मीर में सेट करने की, सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, और जब तक हम ये करेंगे सर तब तक ये प्रॉब्लम हमारे साथ रहेगी। बिल्कुल पाकिस्तान के ऊपर सर एफएटीएफ का जो प्रेशर डल रहा है, जो पाकिस्तान के ऊपर डिप्लोमेटिक प्रेशर डल रहा है, अगर आपको मिलिट्री एक्शन लेना है, शॉर्ट मिलिट्री एक्शन, मैं और कोई बात नहीं कर रहा, शॉर्ट मिलिट्री एक्शन सर, आप कुछ मत करिए सर। आपके पास एयरक्राफ्ट हैं, आपके पास सब कुछ है। आप उनके, जब भी पाकिस्तान ऐसी कोई हरकत करे सर, ड्रोन तो खैर एक अलग चीज है ना, एक अलग चीज है, आप उसको छोड़ दीजिए। जब भी ऐसा हो कि मैं एक सिंपल सा फंडामेंटल एक फंडा बताता हूं आपको। जब भी पाकिस्तान ऐसे करे कि हमारे किसी भाई को, पुलिस वाले को या किसी को भी शहीद कर दिया कश्मीर में, आप पाकिस्तान की 2 पोस्ट ले लीजिए सर, लाइन ऑफ कंट्रोल पे छीन लीजिए पाकिस्तान से। अपने एयरक्राफ्ट को बोलिए वहां पे सीधा मिसाइल मारे पोस्ट के अंदर, जब सब मर जाए वहां पे इंडियन आर्मी जाके घेर ली उस पोस्ट को, कहानी खत्म। और अपने अटैक हेलीकॉप्टर्स वहां पे रखिए कि पाकिस्तानी एयरफोर्स टेक ऑफ ना कर पाए, अपने प्लेन्स वहां पे पेट्रोलिंग पे रखिए। कॉस्ट एंड कॉन्सिक्वेंसेस की बात करते हैं ताहिर साहब, कॉस्ट एंड कॉन्सिक्वेंसेस, हर चीज का दाम होता है, हर चीज का दाम देना पड़ता है सर। अगर पाकिस्तान कुछ हिमाकत करता है ना, तो कुछ ना कुछ तो दाम आपको देना पड़ेगा उसका। पाकिस्तान को कुछ ना कुछ दाम देना पड़ेगा। ये क्यों पाकिस्तान की हिम्मत बढ़ रही? क्योंकि पाकिस्तान दाम नहीं देता। हमने सर्जिकल स्ट्राइक करी, किसके खिलाफ करी सर? आतंकवादियों के खिलाफ, टेररिस्ट के खिलाफ, है ना, दहशतगर्दी के खिलाफ। बालाकोट करा किसके खिलाफ? पर मैं हाफिज सईद को इतना बड़ा, या फिर मौलाना मसूद अजहर को या सैयद सलाउद्दीन को इतना बड़ा गुनहगार भारत का नहीं मानता हूं सर। मैं नहीं मानता, लोग कुछ भी बोले। मैं सबसे बड़ा गुनहगार जो मानता हूं, जनरल कमर जावेद बाजवा को मानता हूं। आप जब तक उस प्रॉब्लम को एड्रेस नहीं करेंगे, ये परेशानी कश्मीर में खत्म नहीं होगी सर, इंडिया में परेशानी नहीं खत्म होगी। क्योंकि मैं, ठीक है, आदिल अहमद डर जो था, जो टेररिस्ट था, वो तो सुसाइड बॉम्बर था, बनाया किसी और ने ना, राइट? रिलीज कैच किसी ने तो बनाया ड्रोन का ना सर, किसी ने वो एक्सप्लोसिव बनाया कि इस खास हाइट पे जाके वो छूटेगा, हम बटन दबाएंगे। सर ये चीजें जो हैं, ये फौजी दिमाग है, मैं आपको बता रहा हूं, ये सिविलियन के बस का नहीं है। ये सिविलियन के बस का नहीं है। ये चीजें फौज में सर स्क्वाड पोस्ट पे सिखाई जाती हैं, ये चीजें क्लासरूम के अंदर सिखाई जाती हैं, फिर बाहर जाके प्रैक्टिकल होता है, इसकी प्रॉपर क्लासेस चलती हैं। फौज में ये किसी ना किसी ने सिखा रखा है, किसी ना किसी ने बताया है कि ऐसे करो बेटा, यहाँ पे ऐसे जाएगा, तुम ऐसे करना, ये करके प्रॉपर उसको रिहर्सल करवाइए, तब जाके काम हुआ। एक दिन में काम नहीं हुआ है ड्रोन वाला। तो इसलिए मेरा ये कहने का मतलब है आपसे कि प्रॉब्लम रावलपिंडी में है सर, प्रॉब्लम श्रीनगर में नहीं है। इंडिया वाले बहुत सालों से गलत जगह प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, पर सरकार का क्या प्लान है ये मुझे नहीं पता। कभी हम लोग भी जज्बाती होकर रिएक्ट करते हैं, ये भी बात सच है सर। हो सकता है सरकार का कुछ प्लान हो, जैसे कि 370-35 से हटा। उसके 2 दिन पहले मैं एक कश्मीरी पंडित फ्रेंड से बात कर रहा था, 2 दिन पहले। उसने बोला यार ये नहीं हो सकता, कभी 370-35 से हट ही नहीं सकता। कह रहा मेरे बच्चे, उनके बच्चों के टाइम पे कभी हट जाए तो हट जाए, मेरे जीते जी तो नहीं हटेगा। और उसके सर 2 दिन के बाद, 2 दिन के बाद हटा। तो इनका कुछ नहीं पता, ये लोग कब क्या करेंगे ये बताते तो है नहीं सर किसी को। अचानक कर देते हैं, अचानक कर देते हैं सर। एक दिन अचानक आ जाता है, सीए एनआरसी आ गया, आ गया तो आ गया, किसी को कुछ नहीं पता। तो हो सकता है कि ऐसा भी कुछ, मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि कुछ ना कुछ ये कर देंगे ऐसा सरप्राइज, इनकी आदत है। जब मैं इनकी बात कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं जो हमारी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात कर रहा हूं, ये कुछ भी कर सकते हैं, पहली चीज। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज तो हमें समझनी पड़ेगी ना ताहिर साहब की, जब हम कॉस्ट एंड कॉन्सिक्वेंसेस की बात करते हैं ना, कॉस्ट एंड कॉन्सिक्वेंसेस, तो हमें यह समझना पड़ेगा कि हर एक चीज का जो दाम है, मैं बार बार ये वर्ड यूज कर रहा हूं, हर एक चीज का दाम देना पड़ता है सर, हर एक चीज का दाम देना पड़ता है। पाकिस्तान दाम नहीं दे रहा उस चीज का। पाकिस्तान से दाम वसूलने की जरूरत है, पाकिस्तानी गवर्नमेंट से। और पाकिस्तानी जनरल्स इसलिए रिस्क ले लेते हैं क्योंकि 2-2.5 साल के बाद उनको जाके इंग्लैंड में सेटल होना है सर, पाकिस्तान में तो रहना नहीं किसी को। आपका एक्सपोजर वही 1.5-2 साल का है ना, और आप जनरल हैं, आपको पता है इंडिया की ऐसी पॉलिसी नहीं है कि आपके घर पे जाके टेररिस्ट भेज दे और वहां पे बम मार दे। इंडिया ऐसा करेगा नहीं, राइट? जो भी करेगा इंडिया लीगल तरीके से करेगा, कायदे से करेगा। तो जो भी जनरल है, जैसे कोई कोर कमांडर ने हुक्म दिया, ठीक है, किसको पता सर इस समय जनरल फैज जो DGISI है, इस समय कौन सी वेस्टर्न इंटेलिजेंस एजेंसी से यह कह रहा होगा कि मैं पाकिस्तान की ये सीक्रेट तुम्हें बता दूंगा, ये खुफिया जानकारी तुम्हें दे दूंगा, तुम मुझे US या कनाडा का पासपोर्ट दे देना और मुझे, मैं वहां पे जाके सेटल हो जाऊंगा। क्योंकि इन लोगों के पास पैसे इतने सर, दे कैन सेटल एनीवेयर। ये लोग इसीलिए ज्यादा बहादुर हैं पाकिस्तान के जनरल, क्योंकि इनको पाकिस्तान में रहना नहीं है सर, इनका पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है। उसी तरीके पाकिस्तान में करप्शन क्यों है, लोन क्यों लेती है पाकिस्तानी सरकार? क्योंकि इनको पाकिस्तान में रहना नहीं है सर, जो रहेगा वो वापस करेगा ना।
अगर मैं पाकिस्तान का प्रधानमंत्री हूं आज की तारीख में, मैं वजीर आजम हूं पाकिस्तान का, और मैंने 10-15 बिलियन लोन ले लिया, मैंने 50 बिलियन लोन ले लिया, 50 बिलियन में से मैंने 2-2.5 बिलियन अपनी जेब में डाले, मैं बाहर जाके बैठ गया, ठीक है, मैंने सिटीजनशिप कहीं और की ले ली, मैं बाहर जाके बैठ गया। अब तो जो अगला आएगा वो चुकाएगा, मैं थोड़ा ना चुकाऊंगा, क्योंकि लोन तो सरकार ने लिया है, मैंने पर्सनल लोन थोड़ा ना लिया है। बस कहानी खत्म। सब एक लिमिटेड वक्त के लिए आए वहां पे, अपना काम करके अपनी जेब भर के जाना है उनको वापस, इसलिए करते रहते हैं। ब्रिंक्समैनशिप जो चलती है पाकिस्तान में, उसका सबसे बड़ा कारण ये, फौज ने ना टेररिस्ट को बॉर्डर पे रोकना शुरू कर दिया काफी हद तक। इंडियन आर्मी की जो एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड है, दैट इज वेरी वेरी इफेक्टिव, इसमें कोई शक नहीं है सर। वहां पे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है, वहां पे मैन पावर का इस्तेमाल है, वहां पे ड्रोन्स का इस्तेमाल है, वहां पे हर किस्म का इस्तेमाल है कि पाकिस्तान से इधर ना आए टेररिस्ट। पाकिस्तान ने क्या करा सर कि इंटरनेट का इस्तेमाल करके कश्मीरी पॉपुलेशन को काफी हद तक कोशिश करी रेडिकलाइज करने की, इस्लामिक रेडिकलाइजेशन, ठीक है। आप उसकी सूरतें अब आप देखिए कि आपने देखा होगा 2 या 3 सिख परिवार थे जिनकी बेटियों को वो लोग जबरन उनको धर्मांतरण करा, उनको कन्वर्ट कर दिया, ठीक है सर। ये भी केस वहां पे चल रहा है कश्मीर में, और ये पहले भी हुआ था जब कश्मीरी पंडितों को निकाला था सर। 19 जनवरी की बात है, 19 जनवरी 1990 की, जब रलिफ गलिफ चलिफ की बात करी थी कि या तो तुम छोड़ के चले जाओ, ठीक है, या तुम कन्वर्ट कर लो इस्लाम पे, या तुम्हें मार डालेंगे जान से, और अगर तुम जा रहे हो यहां से तो अपनी औरतों को पीछे छोड़ जाओ, अपनी बेटियों को, बहनों को, माओ को, बीवियों को छोड़ जाओ हमारे लिए पीछे। ये बात हुई, ऑन रिकॉर्ड है सर। आप किसी भी कश्मीरी पंडित से बात करेंगे और रलिफ गलिफ चलिफ की बात आपको बच्चा बता देगा सर आपको। मेरा कहने का मतलब है कि वहां पे इंटरनेट का इस्तेमाल करके आज की तारीख में, उस जमाने में तो इंटरनेट था नहीं सर, आज की तारीख में इंटरनेट का इस्तेमाल करके ताहिर साहब एक पॉपुलेशन को रेडिकलाइज करने की कोशिश करी है। इसलिए आप देखेंगे कि पिछले 20-25 सालों में बहुत ज्यादा ऐसा हो गया है कि कश्मीरी जो हैं वो कश्मीरी के वर्ड्स की जगह उर्दू के शब्द इस्तेमाल करना शुरू करते हैं, उर्दू के लफ्ज, जबकि किसी कश्मीरी को उर्दू आती नहीं थी, उनका मतलब ही नहीं है कुछ। और कश्मीर में सरकारों ने बोल दिया कि हमें उर्दू पढ़ाएं, तो वहां पे बच्चों को उर्दू पढ़ाई जाती है। अरे कश्मीरी बच्चों को कश्मीरी पढ़ाओ। इन्होंने ऐसी एक बात बता दी कि जो उर्दू है वो मुसलमान की भाषा है, जो सच्चा मुसलमान है उर्दू बोलेगा। पाकिस्तान में भी तो यही करा था सर, अगर सच्चा मुसलमान है वो उर्दू बोलेगा सब कॉन्टिनेंट का, तो सबको उर्दू में लगा दिया, चाहे वो सिंधी बोलता हो, चाहे वो पंजाबी बोलता हो, चाहे यहाँ पे कश्मीरी बोलता हो, चाहे बंगाली बोलता हो, सबको उर्दू के पीछे। बंगाली इस झांसे में नहीं आए, दे आर अ वेरी इंटेलिजेंट पीपल, तो बंगाली फूल नहीं हुए, बाकी सब बेवकूफ बन गए, बंगाली बेवकूफ नहीं बने। उन्होंने तो अपना मुल्क ही अलग बना लिया सर बांग्लादेश, लैंग्वेज के चलते। तो ताहिर साहब मेरा कहने का मतलब है कि इन्होंने रेडिकलाइज करा, इसलिए जब 370-35 से हटा था, सबसे पहले सरकार ने इंटरनेट बंद करा था, टेलीकॉम बंद करा था उन्होंने। क्यों बंद करा था? इसीलिए क्योंकि सारा का सारा प्लानिंग, सारा का सारा रेडिकलाइजेशन। आप कश्मीर में जाइए, आप देखिए जो लोगों के स्मार्टफोन है सर, स्मार्टफोन के अंदर क्या क्या रहता है कश्मीर में। कैंटोनमेंट के बाहर लड़के घूमते रहेंगे फिरन पहने हुए, हाथ में स्मार्टफोन होगा, जैसी कॉन्वॉय बाहर निकलती है, किस तरफ गई, कितने लोग गए, तकरीबन कितने लोग गए, फट से। आजकल ये बात बहुत कंट्रोल में आया है। जो लोग हुर्रियत का नाम लेते थे इंडियन टेलीविजन पे, मैं उनका नाम नहीं लूंगा क्योंकि फिर एम्बैरेसिंग हो जाता है, वो लोग रिपब्लिक टीवी या किसी और टीवी चैनल पे आके सर हुर्रियत का नाम लेते थे, गिलानी साहब, गिलानी साहब, गिलानी साहब के नाम के कसीदे पढ़ते थे वो लोग। जब से 370-35 से गया है, इनमें हवा निकल गई। अब ये भारत की बात करते हैं, अब ये विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये लोग जो भारत के खिलाफ थे, बड़े मौका परस्त लोग हैं सर, ये मुनाफिक लोग हैं, बड़े हिपोक्रेट्स हैं। अब इनको पता लग गया। और यही एक आखिरी चीज एक और बताऊंगा, बड़ी इंटरेस्टिंग। आपको एक बात पता है, 1974-75 में कश्मीर में चीफ मिनिस्टर बना, पहले प्राइम मिनिस्टर होता था। पहले प्राइम मिनिस्टर होता था, ये फारूक अब्दुल्ला के फादर जो थे वो प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, शेख अब्दुल्ला कश्मीर का प्राइम मिनिस्टर था, वो चीफ मिनिस्टर बन गए। आपको पता है कश्मीर में पहला चेंज क्यों आया 70s में? कश्मीर को पहला चेंज तब आया जब भारत पाकिस्तान की लड़ाई हुई और 1971 में पाकिस्तान 2 लाख हुआ। कश्मीर में ये जो रेडिकल थिंकिंग थी, इसको ऑक्सीजन मिलना बंद हो गया। वही चीज हुई 370-35 में, क्योंकि इन लोगों ने बोल दिया था कश्मीर को, कश्मीरियों को इन लोगों ने बोल दिया था कि हम लोग आ रहे हैं, हम गाजी हैं, हम फलाने हैं, हम ढेमके हैं, हम घोड़े पे आएंगे तलवार लेके और तुम्हें आजाद कर देंगे और लाल किले पे सब्ज पर, यू नो ऑल दैट ड्रामा जो बकवास चलती है। और कुछ बेचारे कश्मीरी बेवकूफ भी बन गए,
1 और 2%, 98% तो बड़े सियाने हैं सर, अपने काम से मतलब रखते हैं, उनको कोई लेना देना नहीं इन सब चीजों से। लेकिन 1-2% जो बेवकूफ थे वो बेवकूफ बन गए। वो वेट करते रहे घर के बाहर चौखट में कि कोई आएगा। ना गाजी आया, ना मुजाहिद आया, ना बाजवा आया, कोई तो आया नहीं सर वहां पे। अब दे बिकेम कंफ्यूज्ड कि ये तो हर समय कहते हैं आएंगे आएंगे। तो मैंने अपने कश्मीरी दोस्तों का, वो दोस्त बन गए सर पहले, जो बड़े एक जमाने में एंटी इंडिया बात करते थे, अब तो उनसे जाता हूं कश्मीर में, उनके साथ चाय कॉफी चलती है, तो वो कहते हैं यार कि पाकिस्तानियों ने धोखा दे दिया। मैंने बोला धोखा पाकिस्तानियों ने नहीं दिया, सिर्फ बेवकूफ को ही बेवकूफ बना। तुम अगर बेवकूफ हो 1%, कुछ अगर 100, 500, 1000 लोग पूरे कश्मीर वैली में, मैं उनकी बात कर रहा हूं, पूरी कश्मीरी पॉपुलेशन तो बेवकूफ नहीं बनी, उनको पता था। लेकिन 100, 500, 1000 लोग अगर बेवकूफ बने हैं कश्मीर में, तो उसी लायक थे कि उनको बेवकूफ बनाया जाए। पाकिस्तान ने उनका फायदा उठाया, किसी को पैसे देके, किसी को धमका के, किसी को ये बोल के कि साहब चिंता मत करो, ये बाजवा साहब आएंगे टैंक पे बैठ के, ठीक है। उसके पहले अपने कियानी साहब आएंगे टैंक पे बैठ के। कियानी साहब टैंक पे बैठ के तो ऑस्ट्रेलिया चले गए, ठीक है। रहील शरीफ सऊदी अरेबिया चले गए। मुशर्रफ साहब लंदन के फ्लैट में बैठे हैं। कश्मीर कोई नहीं आया सर, अभी तक कश्मीर कोई नहीं पहुंचा। इतने साल से जिहाद हो रहा है इनका, कश्मीर कोई नहीं पहुंचा। कश्मीर किसका? वही बेचारे कबाब बेचने वाले या फिर फल बेचने वाले के बेटे को पाकिस्तान में रेडिकलाइज करके बोला तू जाके मर, तू श्रीनगर में मर, ठीक है, तू कुपवाड़ा में मर, तू बांदीपुरा में मर, और मेरा बेटा जाएगा ऑक्सफोर्ड में पढ़ेगा। इनका क्लियर कट है सिस्टम सर पाकिस्तानियों का। सो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग इन कश्मीर। कश्मीर में 500 मदरसे थे जब पिछली बार मैंने इसकी लिस्ट मंगवाई थी, जिसमें से कि करीब 175-200 में, अब मुझे करेक्ट फिगर याद नहीं है सर, मे भी मैं गलती बोल रहा हूँ, मुझे याद नहीं है, बट उसमें से 40-45% जहां तक मुझे अभी ध्यान आता है वो जमात इस्लामी वाले चलाते थे सर। तो वहां पे ये सब पढ़ाते थे, बच्चों को रेडिकलाइज करते थे ये लोग। तो एनआईए ने जब रेड करी थी, जमात इस्लामी वालों को ताला लगा दिया। जितने भी थे पुराने, और जमात इस्लामी बहुत लोग हैं जो सर एक्स हिजबुल मुजाहिदीन है। ये सैयद सलाउद्दीन का टेरर आउटफिट, मुजफ्फराबाद वाला सैयद सलाउद्दीन, जिसको ईद के दिन मारा था ना, एसआई वालों ने पिटाई करी थी नॉन परफॉर्मेंस के चक्कर में, उसको मार लगाई थी, वही है सर सैयद सलाउद्दीन, तो उसको मार पड़ी। तो खैर कहने की बात यह है कि ये जो आप बोल रहे हैं ना रेडिकल एलिमेंट्स जो बहुत ज्यादा हैं, ये जमात इस्लामी के इन्फ्लुएंस रेडिकल एलिमेंट्स थे जो यहाँ पे एक्शन करते थे। पर वही चीज आपको बता रहा हूं कि कश्मीर से सेंटर ऑफ ग्रेविटी अब शिफ्ट हो रही है, और जो अगला सरप्राइज मिलेगा इंडिया को टेररिज्म से रिलेटेड सर, मैं आज आपकी शो में एक प्रोफेसी करना चाहता हूं ताहिर साहब, विद योर परमिशन सर, प्लीज कि जो अगला जो आएगा भारत में, भगवान ना करे आए, लेकिन अगर आएगा सर, तो 3 स्टेट हैं जिसको हमें देखने की जरूरत है सर। केरला, वेस्ट बंगाल, असम, ये 3 है सर। केरला, वेस्ट बंगाल, असम। कश्मीर से नहीं होगा सर, पाकिस्तान की तो हवा निकाल दी हमने। ये आएगा इन 3 स्टेट से सर। यहाँ पे जबरदस्त किस्म का रेडिकलाइजेशन है सर, जबरदस्त किस्म का। और मैं तो जाता रहता हूँ सर, मैं घूमता हूँ। असम में खासतौर से बहुत जबरदस्त रेडिकलाइजेशन है, बहुत जबरदस्त। ये जो रेडिकलाइज हुए हैं, जो केरला में रेडिकलाइज हुए हैं, ये सर जो गल्फ से आए हैं, सऊदी से आए हैं, ये वहां से रेडिकलाइज होकर आए हैं, राइट सर। तो हर अलग अलग जगह जो इस्लामिक रेडिकलाइजेशन है, अलग अलग जगह से हो रहा है। केरला से कितने लड़के भागे, लड़के लड़कियां भागे आईसिस ज्वाइन करने के लिए, आपको पता ही होगा कितने गए थे आईसिस ज्वाइन करने के लिए, ठीक है। तो फिर आपको पता लगा ये कश्मीर नहीं आए लड़ने के लिए, क्योंकि उनको पता था कश्मीर में तो फ्रॉड चल रहा है, कश्मीर में तो खुला झूठ चल रहा है, तो गए नहीं, कोई नहीं गया हिंदुस्तान से, कोई हिंदुस्तानी मुसलमान गए नहीं कश्मीर लड़ने के लिए। पर कुछ लोग पहुंच गए इस्लामिक स्टेट, वहां से रेडिकलाइज होकर सर वापस आए हैं लोग। तो आई एम नॉट सेइंग कि पाकिस्तान ही कर रहा है, पाकिस्तान थोड़ा बहुत फंडिंग कर रहा होगा फायदा उठाने के लिए, लेकिन एक लार्जर जो कॉन्स्पिरेसी है रेडिकलाइज करने की, वो चल रही है। और वहां पे बांग्लादेश के थ्रू भी चल रही है सर, ये पाकिस्तान के थ्रू भी चल रही है, ये बाहर का पैसा आ रहा है उससे भी चल रही है, हर जगह से रेडिकलाइजेशन हो रहा है। दिस इज एट अलार्मिंग लेवल्स। जो कहते हैं ना कि इल्म से सब ठीक हो जाता है, और अगर किसी आदमी जो जाहिल नहीं रहा, अगर उसको इल्म मिल गया, पढ़ लिख गया, तो मैं उनको यही बोलता हूं कि ओसामा बिन लादेन सिविल इंजीनियर था और अल जवाहिरी था वो डॉक्टर था। तो ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि कोई डॉक्टर हो, इंजीनियर हो तो वो टेररिस्ट नहीं बन सकता, सब बनते हैं सर। तो बसे में कश्मीर में कैसे बसे सर, वहां पे वो थे, यहाँ पे महबूबा वगैरह, फारूक अब्दुल्ला वगैरह, जिनकी सरकारें थी, उन्होंने अलाउ करा है, उन्होंने जमीनें दी हैं, बस जाओ यहाँ पे, बसे हुए हैं। पाकिस्तान आर्मी में कुछ एलिमेंट्स अरेस्ट हुए थे और जनरल बाजवा के खिलाफ वो साजिश कर रहे थे, उनको ओवरथ्रो करने की, उनका तख्ता पलट करने की कोशिश कर रहे थे पाकिस्तान आर्मी के एलिमेंट्स। कुछ जनरल भी, ब्रिगेडियर भी, मेजर भी, कर्नल भी, पूरी फौज गई है, कमांडोज 20, उनको अटक जेल में शायद उनको रखा था, फिर पता नहीं अभी कहाँ रखा है। तो ये एक पर्दाफाश हुआ था एक साजिश का, पाकिस्तानी मीडिया ने बहुत कवर करा इसको।
तो पाकिस्तानी आर्मी में रोग एलिमेंट्स रहे हैं। मुशर्रफ के ऊपर जो कातिलाना हमला हुआ था वो भी पाकिस्तानी एयरफोर्स और पाकिस्तानी आर्मी के सर्विंग एलिमेंट्स ने मिलकर करा था। तो किसी का यह कहना कि पाकिस्तानी आर्मी डिसिप्लिन्ड है, ये पता नहीं कैसी आर्मी है जो खुद के चीफ को मारने की साजिशें करती है, फिर कहती है हम डिसिप्लिन्ड आर्मी, इट्स नॉट पॉसिबल। तो ये रेडिकलाइज्ड एलिमेंट्स हैं विद इन पाकिस्तानी आर्मी, दे रोग एलिमेंट्स हैं। कुछ लोगों की पाकिस्तानी आर्मी में आपको पता है क्या शिकायत है, और वो सीनियर जनरल्स हैं, कि हम कश्मीर में जिहाद क्यों नहीं कर रहे। उनकी ये शिकायत है, उनकी जेन्युइन एक शिकायत है कि हम जिहाद क्यों नहीं कर रहे। और क्यों उनकी शिकायत है, मैं उनको ब्लेम नहीं करता। आपने अपनी पाकिस्तानी आर्मी का मोटो रखा है ना, ईमान तकवा जिहाद फी सबीलिल्लाह। आपने उसको शुरू से, जब पीएमए काकुल में जाता है तो वो जो ऑफिसर है, आपने उसको डे 1 से बताया कि बेटा तुम्हारा फर्ज जिहाद है, तुम्हें भारत के खिलाफ जिहाद करना है। भारत के खिलाफ तुम्हारा टू प्रोफेशनल आर्मीज फाइटिंग अगेंस्ट ईच अदर वाला मामला नहीं है। तुम्हारा वॉर रिलीजियस है, तुम्हें काफिर को काटना है, तुम्हें काफिर को मारना है, तुम्हें काफिर को कन्वर्ट करना है। उनको डे 1 से यही तरबियत दी जाती है। तो जब आप कश्मीर के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो उसका दिल तो टूटेगा, क्योंकि वो तो बिल्कुल फंडामेंटलिस्ट हो चुका है, वो तो टेररिस्ट। काकुल में ही टेररिस्ट आपने पैदा कर दिए, जो पीएमए काकुल है उसके अंदर आपने टेररिस्ट पैदा ऑलरेडी कर दिए। आपने एक बार जिहाद की बात कर ली तो टेररिस्ट तो पैदा आपने कर ही दिया वहां पे। हमें ऐसा कोई पाकिस्तान के खिलाफ कुछ करने की अभी जरूरत है नहीं ताहिर साहब। मुझे ऐसा पूरा बिलीफ है कि 2-3 साल के अंदर पाकिस्तान विल बी ऑन द वर्ज ऑफ इम्प्लोजन। 6-8 महीने के बाद इनको तनख्वाहें देने के पैसे नहीं है, इनको ग्रे लिस्ट में रखना है, ठीक है। ज्यादा पाकिस्तान उछलता है कूदता है तो अपने अरब दोस्तों से बोलना है कि जरा $2-3 बिलियन इनसे वापस मांगो जो तुमने कर्ज दिए हैं। फिर ये चीन के पास जाएंगे, चीन के पास जाएंगे, एक और एयरपोर्ट गिरवी रखेंगे, जैसे उन्होंने अभी मुल्तान का एयरपोर्ट और लाहौर का एयरपोर्ट गिरवी रखा, और आई थिंक इस्लामाबाद का, कराची का, कहीं का मुझे नहीं याद कहां का एयरपोर्ट गिरवी रखा है इन्होंने, ये 10-15 दिन पहले जो डील साइन हुई थी, ठीक है। इनको खौफ के माहौल में रखो, पाकिस्तानियों को, पाकिस्तान फौज को खौफ के माहौल में रखो कि तुम खौफ के माहौल में रहो हर समय। जब खौफ के माहौल में रहेंगे तो लोन लेंगे, ये लोन लेंगे तो फिर चीन को अपना मुल्क गिरवी करना पड़ेगा। ये मुल्क अपने वजन से ही गिर जाएगा कुछ समय के बाद, जिस तरीके से ये लोग चल रहे हैं। और इसको संभालने वाला कोई नहीं है, क्योंकि इसका जो अशराफिया है सर, इन सबके 2 पासपोर्ट हैं। इनका जो क्रीम है, जो भी लीडरशिप होती है मुल्क की, वही तो चलाती है। अब आप समझ लीजिए सर, यहां पे आप मानिए कि हमारे कोई जनरल हो आर्मी में, भगवान ना करे इंडियन आर्मी में जनरल हो जिसका अमेरिकन पासपोर्ट हो, यहां पे तो कभी हिंदुस्तानी को हजम करेगा ही नहीं इस बात को सर, यहां पे सवाल ही नहीं उठता। पर वहां पे अगर किसी जनरल के पास दूसरा पासपोर्ट ना हो या उसका कोई जुगाड़ ना हो बाहर की सिटीजनशिप का, तो लोग कहेंगे जनरल बेवकूफ है। तुम जनरल किस बात के भाई, तुम कोर कमांडर किस बात के, अगर तुम्हें पाकिस्तान में रहना है। तुम तो कनाडा रहो, लंदन रहो, यूएस रहो, ऑस्ट्रेलिया रहो, न्यूजीलैंड रहो, बाहर के मुल्क रहो, इधर क्यों रह रहे हो। तो ये चल रहा है।